आज ऑफिस में ज़्यादा काम बढ़ गया तो उस वजह से मैं लेट हो गया था। आते आते काफ़ी रात हो गई थी। बाहर आया तो देखा मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। शायद बरसात होने वाली थी। कुछ देर बाद बारिश शुरू भी हो गई। मैं तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा। सोचा जल्दी घर पहुंच जाऊं, नहीं तो माँ और छोटी बहन परेशान हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत तो एक हाथ आगे चलती है। कुछ दूर पहुंचकर मेरी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। ये सब देख मैं बहुत परेशान हो गया कि अब इतनी बारिश में मैं घर कैसे पहुंचूंगा। रोड पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की भी न जाने कब से कोशिश कर रहा था, पर वह स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। मैंने कई बार बाहर निकलकर इंजन भी चेक किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर निकलकर मदद की आस में जब इधर उधर देखने लगा तो सुनसान रास्ते पर इतनी तेज बरसात में कोई इंसान तो क्या, जानवर भी नजर नहीं आया। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और घर पर माँ की चिंता भी हो रही थी। सोचा लाओ फ़ोन कर दूं, पर फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। परेशान होकर मैं वापस गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी ही देर बीती थी कि अचानक से कार के शीशे पर ठक ठक की आवाज़ आई। पलटकर देखा तो कोई खड़ा था। कार का शीशा नीचे किया तो एक लड़की बरसात में भीगी हुई गहरे रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। मैंने सोचा हो सकता है इसे भी इस बरसात में कोई मददगार नहीं मिल रहा हो, इसलिए ये मुझसे मदद मांगना चाह रही है। मैंने तुरंत ही उससे पूछा, आपको क्या कोई मदद चाहिए? वो कहने लगी, नहीं, मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। वह बोली, मेरा घर यहीं पास में है। मैं यहाँ बीच रास्ते में लोगों की मदद करती हूँ। लगता है आपकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। वो कहने लगी कि इतनी बरसात में आपको यहाँ कोई मदद के लिए नहीं मिलेगी, इसीलिए अगर आपको दिक्कत ना हो तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। बारिश रुक जाए तो गाड़ी ठीक करवा कर वापस लौट जाइएगा। उसकी इस बात से मैं थोड़ा सहम गया। फिर सोचा कि ऐसे में मैं घर तो नहीं जा सकता और सारी रात इस कार में अकेले भी नहीं बिता सकता। इस सुनसान रास्ते पर मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए कार को लॉक करके मैं उस लड़की के साथ चला गया। काफ़ी दूर वह मेरे आगे आगे चलती रही और मैं उसके पीछे पीछे। फिर अचानक से बिजली कड़की और तब मेरा ध्यान गया कि आसपास तो मुझे कोई घर दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने उससे पूछा कितना समय लगेगा, तो वो कहने लगी बस थोड़ा सा। फिर मुझे एक छोटा सा घर नज़र आया। मुझे उसके घर के अंदर जाने में हिचकिचाहट सी हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसे किसी अनजान लड़की के साथ अचानक से उसके घर के अंदर मैं कैसे चला जाऊं। फिर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि कहीं ये लड़की फिल्मों की तरह कोई भूतिया लड़की तो नहीं है, क्योंकि अब मैं डरा हुआ था। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। अंदर जाते ही मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर चोर डाकू छुपे हों और मुझे लूट कर ख़त्म कर दें, क्योंकि मेरे पास इस समय एटीएम कार्ड है, मोबाइल है और मेरे लॉकर की चाबी भी है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? न जाने मन में कैसी कैसी अजीबोगरीब बातें आ रही थीं। मैं इतना अपनी कल्पना में खो गया कि सोचने लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी माँ और बहन को तो मेरी हत्या के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तभी वह लड़की अचानक से बोली, आप यहाँ सोफे पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ कपड़े ला देती हूँ, क्योंकि आप पूरी तरह से भीग गए हैं। चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बगल के कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने लगा। मैं सोचने लगा, कहीं यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं? कहीं ये ना हो कि ये मेरा वीडियो बनाकर वायरल ना कर दे, या फिर मुझे ख़त्म करके मेरे परिवार से पैसे मांगे। मन में बहुत बातें थीं, लेकिन भीगने के कारण उस वक्त ठंड भी लग रही थी। मैंने ध्यान से देखा पर मुझे कहीं कैमरा नज़र ना आया। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर आ गया। वह कपड़े बड़े ही ढीले ढाले थे। मैं जैसे ही बाहर आया, वह लड़की एक चाय का प्याला मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, ये अदरक और तुलसी वाली चाय पी लीजिए, आपको सर्दी लग रही होगी। मैं उस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। वह कहीं से भी मुझे चोर डाकू तो नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत मासूम लग रही थी।
लेकिन मेरा शक दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं सोचने लगा, कहीं ये मुझे चाय में जहर मिलाकर मार तो नहीं रही। वह शायद मेरे डर को समझ गई। कहने लगी, आप घबराइए नहीं, आराम से चाय पीजिए। ये कहकर वो किसी तरफ चली गई। मैंने जैसे ही अपनी चाय खत्म की तो प्याला मेज पर रख दिया और सोचने लगा, शायद अब जहर का असर मुझ पर धीरे धीरे होगा। मैं अपना गला पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा, पता नहीं मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को मिलेगी भी या नहीं। सामने दीवार पर टंगी घड़ी को मैं देखने लगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि अब तो जहर का असर शुरू हो चुका होगा। फिर 15 मिनट बीत गए और आधा घंटा हो गया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने अपने गले से हाथ हटा लिया। मैं सोचने लगा, इसका मतलब चाय में जहर तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके आदमी मुझे गला दबाकर या पेट में चाकू मारकर मारेंगे। मैं तुरंत ही उस लड़की को खोजने लगा, पर वह मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। आखिर वह भूतनी लड़की गई कहाँ? अचानक गायब कैसे हो गई? मैंने एक कमरे में जाकर तो देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वह वहाँ बालकनी में खड़ी हुई थी। मैं तुरंत ही उसके पास पहुँचा। वो कहने लगी, अरे पी ली आपने चाय? मैंने कहा, जी, बहुत अच्छी बनी थी। मैं आपको ही सारे घर में ढूंढ रहा था। ये कहते हुए मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वो कहने लगी, आप घबराइए नहीं, कमरे के अंदर आ जाइए। मैं धीरे कदमे के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे बहुत संकोच हो रहा था। फिर वह मुझसे कहने लगी, फिक्र मत करिए, मैं कोई भूतनी या लुटेरी लड़की नहीं हूँ। मैं अचंभे से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने उससे कहा, माफ़ करिएगा, मैं आपको गलत समझा। वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, माफ़ी मत मांगिए। दरअसल यहाँ सभी मुझे चुड़ैल या भूतनी ही समझते हैं। ये कहते हुए वह जोर से हंसने लगी। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा नाम अनुराग है। उसने बिना हाथ मिलाए ही मुझसे कहा, और मेरा नाम दामिनी है। मैंने उससे कहा, आपको शहर से इतनी दूर सुनसान जगह पर डर नहीं लगता? ये सुनते ही वह जोर से हंसी और बोली, भूतनी को किसी से डर नहीं लगता। मैंने फिर से थोड़ा घबराते हुए कहा, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। बताइए, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? वो कहने लगी, मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं और मेरी तन्हाई मेरे साथ रहती है। मैंने कहा, आप फिर से मजाक कर रही हैं। तो वो कहने लगी, दरअसल मैं दूसरों की मदद करती हूँ। वैसे तो मैं बाजार जा रही थी। कुछ दूर पहुँची तो तेज़ बारिश की वजह से मैं एक पेड़ के नीचे छुप गई। तब मैंने आपको गाड़ी में परेशान देखा, इसीलिए आपकी मदद की। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, और मैं आपको इतनी देर से भूत ही समझ रहा था, लेकिन आपका शुक्रिया। अगर आप मदद ना करती तो सारी रात मुझे गाड़ी में ही बितानी पड़ती। मैंने कहा, लेकिन कोई तो वजह होगी जो आप यहाँ अकेले रह रही हैं। इस पर दामिनी ने कहा, दरअसल ये बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन आप इस सब को जानकर क्या करेंगे? क्या आप मुझ पर कहानी लिखेंगे? मैंने कहा, अरे नहीं, आप बस बताकर तो देखिए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वैसे भी मैं एक अजनबी हूँ और ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे दोबारा मिलूं, इसीलिए आपके बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं तो हमेशा ही आपको लेकर मेरे मन में कई सवाल चलते रहेंगे और मैं उन्हीं में फंसा रहूँगा। मेरी इस बात पर दामिनी मेरी तरफ गंभीर होते हुए देखने लगी और बोली, अनुराग जी, किस्मत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, हाँ, करता तो हूँ। तो इस पर दामिनी ने कहा, तो फिर फ़िलहाल इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। अगर किस्मत में हुआ तो हम एक बार फिर से मिलेंगे, और हो सकता है तब मैं आपको खुद से ही अपनी कहानी बताना चाहूँ। मैंने जब देखा कि दामिनी का इस वक्त अपने बारे में मुझे कुछ भी बताने का मन नहीं है, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाना सही नहीं समझा, और फिर हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर सो गए। सुबह जब चलने का वक्त हुआ तो मैंने दामिनी को अपना कार्ड दिया और उससे कहा कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। बिल्कुल भी झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने जब मेरे कार्ड को पढ़ा तो वह हैरान रह गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, अच्छा, तो इसीलिए आप मेरी कहानी मुझसे पूछ रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस आपको लेकर मन में जिज्ञासा थी, इसीलिए इसके बाद मैं घर चला आया।
घर पर आकर देखा तो मेरी माँ और बहन बहुत ज़्यादा परेशान थीं। फिर मैंने सब कुछ उन्हें विस्तार से बताया कि किस तरह से दामिनी ने मेरी मदद की और उसकी वजह से ही मुझे एक रात के लिए सहारा मिला। मेरी माँ तो दामिनी को लाखों दुआएं देने लगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे, लेकिन दामिनी का ख्याल एक दिन के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं जाता था। वह दिन भर के किसी न किसी पहर में मुझे ज़रूर याद आ जाती थी और मैं हर रोज़ यही सोचता था कि क्या सच में कभी ऐसा होगा कि दामिनी मुझे फ़ोन करेगी। और फिर एक दिन तकरीबन रात के 1 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। पहले तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि इतनी रात को आखिर मुझे कौन फ़ोन कर रहा है। मैंने तुरंत ही फ़ोन पर नज़र डाली तो कोई नया नंबर चमचमा रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और तुरंत ही उधर से बोलने वाली लड़की ने कहा, अनुराग जी, मैं दामिनी बोल रही हूँ। उनकी आवाज़ में बहुत घबराहट थी। वह कहने लगी कि क्या आप अभी इसी वक्त सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनकर तो मैं खुद भी घबरा गया। ना जाने दामिनी के साथ क्या हो गया हो। मेरे मन में एक पल में ही हजारों भयानक विचार घूम गए। मैंने उससे तुरंत पूछा कि आखिर बात क्या है और आप ठीक तो हैं। तो दामिनी ने कहा कि आप बस जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, क्योंकि एक एक पल बहुत भारी है। मैं फिर उससे और ज़्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा और तुरंत ही कपड़े पहने और गाड़ी निकालकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि रात का वक्त था तो ज़्यादा कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन सामने स्ट्रेचर पर एक लड़की पड़ी थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके कपड़ों पर कई जगह पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मैं साफ समझ चुका था कि उस बेचारी के साथ क्या हुआ है। दामिनी ने जैसे ही मुझे देखा वह मेरी तरफ आई और उसने मुझे बताया कि ये लड़की उसे एक गांव के बाहर खेतों के पास मिली है और जब वह उसे यहाँ अस्पताल में एडमिट कराने के लिए लाई है तो ये हॉस्पिटल वाले उस लड़की को एडमिट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि ये पुलिस केस है। मैं समझ चुका था कि दामिनी ने मुझे क्यों याद किया। मैंने तुरंत ही अपना आईडी कार्ड निकाला और वहाँ रिसेप्शन पर बैठी नर्स को दिखाते हुए मैंने थोड़ा सा चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर आपने अभी और इसी वक्त इस लड़की का इलाज शुरू नहीं किया तो आपके खिलाफ मैं एक ऐसा आर्टिकल अपने अखबार में लिखूंगा जिससे आपके अस्पताल की धज्जियां उड़ जाएंगी और फिर इंसान तो क्या, परिंदे भी आपके अस्पताल में आने से डरेंगे। मेरी इस धमकी का असर हुआ और तुरंत ही वह नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर को बुला लाई और उस लड़की का इलाज भी शुरू हो चुका था। इसके बाद जब डॉक्टर केबिन से बाहर आई तो उन्होंने बताया कि उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है और सिर्फ किसी एक ने नहीं बल्कि कई लोगों ने उसके साथ गलत किया है। ये सुनकर मेरी भी रूह कांप गई थी। मैंने फिर तुरंत ही पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी। 2 दिन के बाद उस लड़की को जब होश आया तो पुलिस ने उसके बयान लिए और उस लड़की ने अपनी जो कहानी बताई उसे सुनकर हम सभी लोग दंग रह गए थे। दरअसल उस लड़की की शादी उसके माँ बाप ने पास के ही एक गांव में की थी। उस लड़की का पति ठाकुर की हवेली पर काम करता था, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपनी बीवी का सहारा लिया। क्योंकि उसकी पत्नी कम उम्र की और नासमझ थी, इसीलिए शुरू शुरू में उसे समझ में नहीं आया कि उसका पति उसे किसी गलत रास्ते पर धकेल रहा है। लेकिन जब उसने अपने पति की सच्चाई देखी तो उसने इस सब का विरोध किया। लेकिन उसके खुद के ससुराल वाले और पति ने भी उसे डरा धमका कर चुप करवा दिया और हर रोज़ वह लोग उसे ठाकुर की हवेली पर भेजने लगे। पहल तो सिर्फ ठाकुर ही उसका फ़ायदा उठाया करता था, लेकिन फिर तो उसके बाकी के भाइयों ने भी इस सब में अपना अपना हिस्सा मान लिया था। उस लड़की का नाम मंजरी था। मंजरी ने कहा कि मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी और जिस दिन मैंने उनका हिम्मत दिखाते हुए पुरजोर विरोध किया तो फिर उन्होंने मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया कि मुझे मौत की चौखट तक पहुंचा दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई और मुझे बाहर ले जाकर फेंक दिया। वह तो भला हो दामिनी दीदी का जो उन्होंने मेरी जान बचाई।
पुलिस ने सारे बयान दर्ज कर लिए थे और फिर उन बयानों के आधार पर ही पुलिस ने ठाकुर और उसके भाइयों और साथ ही मंजरी के पति और ससुराल वालों को भी गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में केस भी शुरू हो गया था। इधर धीरे धीरे मंजरी की हालत में सुधार होने लगा था, जिसकी वजह से मेरा और दामिनी का हर रोज मिलना जुलना हो रहा था। मुझे धीरे धीरे दामिनी बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वह अभी भी मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। अभी तक मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना पता था कि वह एक एनजीओ में काम करती है और उसके जरिए वह ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी संवार रही है। मैं भी अब उसके इस नेक काम में साथ दे रहा था। वह लड़की न जाने कितनों को खुशियां दे रही थी, लेकिन खुद के अंदर दुखों का सागर दबाकर बैठी हुई थी। फिर एक दिन दामिनी का मेरे पास फिर से फ़ोन आता है। वो कहती है कि मुझे आपकी सख्त मदद की ज़रूरत है। जब मैं उसके एनजीओ में पहुंचा तो वह कहने लगी कि मैं मंजरी को समझा रही हूँ कि अब उसे अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह बेसहारा है। उसके माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन वह जिद कर रही है कि वह यहीं एनजीओ में रहकर ही मेरे साथ काम करेगी। मैंने जब मंजरी से पूछा कि आखिर तुम अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत की लकीरें उभर आईं। वो कहने लगी कि कौन से माँ बाप, जिन्होंने ना तो मेरी उम्र देखी और ना मेरी इच्छा। आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी उन्हें मेरी फिक्र होगी? बहुत समझाने के बाद मंजरी ने ये फैसला लिया कि वह सिर्फ अपनी माँ से मिलने के बाद और अपना हाल उन्हें बताने के बाद वापस यहाँ पर लौट आएगी। लेकिन जब मंजरी को उसके गांव ले जाने की बात आई तो न जाने क्यों पर दामिनी अजीब तरह से घबरा रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मंजरी को उसके गांव लेकर जाएं। मैंने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा कि भला मैं उसे लेकर कैसे जा सकता हूँ? वह मेरे साथ जाने में कहीं असहज महसूस ना करे। और फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं जा रही हो? और हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि तुम दोनों ही उसके गांव को मैं ले चलता हूँ और फिर वहीं से हम तीनों वापस भी लौट आएंगे। लेकिन दामिनी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने देखा कि दामिनी की आंखों में उस वक्त आंसू उतर आए, लेकिन आखिर क्यों? मैंने भी जिद पकड़ ली कि जब तक तुम मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दोगी तब तक मैं मंजरी को उसके गांव लेकर नहीं जाऊंगा। इसके बाद दामिनी ने कहा, ठीक है, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं मंजरी को उसके गांव लेकर क्यों नहीं जाना चाहती हूँ, तो इसके लिए आपको पहले मेरे बारे में वह सब कुछ आज मैं बताऊंगी जिसके बारे में आप मुझसे न जाने कब से जानना चाहते थे। उसने कहा, मैं अपने 2 भाई बहन और माँ बाप के साथ खुशी खुशी गांव में रहती थी। माँ बाबूजी काम करते थे, गुजर बसर ठीक से हो जाता था। मैं सबसे बड़ी थी। गांव में ही एक छोटा स्कूल था जिसमें हम भाई बहन पढ़ते थे। मैं उस वक़्त 10 साल की थी। तब रास्ते में एक मिठाई की दुकान थी और उसी दुकान पर गल्ला और राशन का सामान भी मिलता था, जिसमें मेरे बाबा की उम्र का ही एक आदमी रहता था। मेरा उस मिठाई को खाने का बहुत मन करता था, लेकिन पैसे ही नहीं होते थे। एक दिन मेरे मन में मिठाई को लेकर लालच सा आ गया, तो वो कहने लगा, तुम्हें मिठाई चाहिए? मैंने कहा, काका मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें फ्री में खिला देता हूँ, पर पैसे भी नहीं लूँगा। और फिर वह मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे अंदर ले गया और मेरे साथ जो किया, मैं चीखती चिल्लाती रही, पर वहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। इसके बाद उसने मुझे बाहर छोड़ दिया और कहा कि किसी को अगर बताया तो तुम्हारे माँ बाप को गांव से निकलवा दूंगा। मैं उस वक्त बहुत डर गई, लेकिन अब मैं चुप रहने लगी थी। खाना भी छोड़ दिया था, पढ़ाई लिखाई भी। मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, न सहेलियों के साथ खेलती थी। एक दिन माँ ने पूछा, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है? कोई तो बात है, बताना। मैंने रोते हुए माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने पूछा, कौन है वह? मैंने उस दुकान वाले का नाम बताया। माँ गुस्सा होकर कहने लगी, तुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? वह पैसे वाले लोग हैं, हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारी बात कौन मानेगा? इसीलिए तू अपने बाबा से कुछ भी मत कहना, वरना बहुत गुस्सा करेंगे वो। मैं डर के मारे चुप हो गई। मेरे छोटे से मन में सवाल आने लगे कि हम लड़कियों को कितना कुछ सहना पड़ता है।
कोई कुछ हमारे साथ गलत कर भी दे तो भी हम उसे नहीं बता सकते। ये कैसा अन्याय है। मेरा बचपन जिंदा लाश की तरह बीतने लगा। ये सब देखकर मेरी माँ का दिल बहुत दुखता था। इसलिए एक दिन वह मेरा हाथ पकड़कर बाबा के पास ले गई और सब बता दिया। उनके तो पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर माँ और बाबा दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि तुम बच्चों का ध्यान ही नहीं रखती हो, क्या मैं सब कुछ खुद से ही देख लूँगा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और दुकान वाले के पास गई। वो कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? ये तेरी बेटी की जैसी है और तूने इसके साथ ऐसा काम किया। वो पहले तो सुनता रहा और फिर चिल्ला चिल्ला कर उसने सब गांव वालों को बुला लिया। कहने लगा, देखो ये कैसे झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है। भला मैं बेटी की उम्र के जैसी लड़की के साथ ये करूँगा? देखो भैया, हम पैसे वाले हैं तो क्या ये लोग हम पर दोष लगा देंगे? सारे गांव वाले दुकान वाले के पक्ष में ही बोलने लगे। मेरी माँ भले ही मेरे हित के लिए बोल रही थी, लेकिन वो अब एकदम अकेली पड़ गई थी। उसका साथ वहाँ किसी ने भी नहीं दिया। तभी बाबा दौड़ते हुए आए और माँ का हाथ पकड़कर उन्हें चुप कराया। वो गांव वालों के सामने माफ़ी मांगने लगे और माँ को पागल बता दिया। जैसे तैसे बाबा ने बात संभाली और हमें घर ले आए। पर मेरी वजह से मेरे माँ बाप अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। कुछ दिन बाद ही बाबा ने माँ को बताया कि उन्होंने मेरा एक लड़के से रिश्ता तय कर दिया है और वह लोग दहेज भी नहीं लेंगे। इस पर माँ ने कहा कि इसका तो मतलब ये हुआ कि ज़रूर उनके बेटे में कोई कमी है। तो बाबा कहने लगे, तो तुम्हारी बेटी में कौन सी कमी नहीं है? माँ ने तुरंत ही चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं। कमी तो उस धोखेबाज इंसान में है जिसने मेरी बेटी पर गलत नज़र डाली। बाबा माँ पर चिल्लाकर कहने लगे, जो भी हुआ हो, लेकिन अब चुप रहना है। मैं शादी पक्की कर चुका हूँ और इसके आगे अब और कुछ नहीं। माँ ने फिर पूछा, तो फिर अब तो बताओ कि उस लड़के में कमी क्या है? तो बाबा ने कहा, उसकी पहली पत्नी मर गई है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी ही देख रेख के लिए ही उस लोगों को पत्नी की ज़रूरत है। माँ ने कहा, क्यों? वहाँ पर क्या नौकर नहीं है? वो नौकरों से बच्चों को संभाले। बाबा ने अपना फैसला सुना दिया। माँ ने बहुत समझाया कि बेटी छोटी है, अभी उसे पढ़ने दो, अभी ब्याह मत करो, लेकिन बाबा ने एक भी ना मानी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। उस समय मैं केवल 14 साल की थी। मुझे शादी क्या होती है कुछ पता ही नहीं था और जिससे शादी हुई वो मुझसे बहुत ही साल बड़ा था। उसके दोनों बच्चे मुझसे सिर्फ 2-4 साल ही छोटे थे। मैं वहाँ दासी की तरह पड़ी रहती, नौकरों की तरह काम करती। मेरी हालत बिल्कुल घर में पड़े हुए बेकार सामान के जैसी थी। वह आए दिन हर रात शराब के नशे में मेरी आत्मा को नोचता घसोटता रहता था। 2-3 महीने के बाद ही मेरा पति ज़्यादा शराब पीने से लिवर खराब हो गया और उसकी भी मौत हो गई। और इधर ससुराल वालों ने मुझ पर अपशकुनी होने का आरोप लगा दिया। पहले तो सिर्फ ससुराल वाले ये बात कहते थे और फिर तो समाज के लोग भी यही कहने लगे। घर में कदम रखते ही पति को खा गई। ये सब सुन सुनकर मैं पत्थर बन चुकी थी। मेरे आंसू सूख चुके थे। इधर पति की मौत के बाद ससुर, जेठ, देवर, पड़ोसी सब मुझ पर गलत नज़र रखने लगे और हर कोई मेरे साथ अपना खेल खेलता। मुझे डरा धमका कर चुप करा दिया जाता कि अगर कुछ भी कहा तो झूठा आरोप लगा दूंगा और तुझे ही चरित्रहीन साबित कर दूंगा। हद तो उस दिन हो गई जब मेरे पति के बच्चे खेलते खेलते उनको बहुत चोट लग गई। मैं उस वक्त वहीं खड़ी थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और फिर मेरे ऊपर ही इस सब बात का दोष मढ़ दिया गया। और फिर तो बात इतनी आगे बढ़ी कि सबने मुझे डायन बोलना ही शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर निकलती तो हर कोई मुझसे अपने बच्चों को छुपा लेता, जैसे मैं उन्हें कुछ कर दूंगी। एक दिन गांव के किसी घर पर काला जादू हो रहा था और इसीलिए वहाँ एक बाबा को बुलाया गया और उसने मुझ पर ही आरोप लगा दिया, जिसके बाद सब ने मुझे ही गलत समझा। फिर सब यही कहने लगे कि मैं डायन हूँ, जहाँ जाती हूँ कोई न कोई घटना घट जाती है। एक दिन उन लोगों ने मुझे चौपाल पर रस्सी से बांध दिया और जिंदा जलाने की कोशिश करने लगे। पर तभी वहाँ किसी ने राय दी कि अगर इसे जला दोगे तो ये मरने के बाद हमारे गांव में ही भूत बनकर घूमती रहेगी और इससे गांव वालों को परेशानी होगी। हो सकता है गांव में भूकंप आने लगे, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए।
इससे अच्छा ये है कि इसका सिर मुंडवा कर, इसके मुंह पर कलई पोत कर इसे गांव से निकाल दिया जाए, ताकि ये जहां भी जाए मरे जाकर। उसके बाद गांव वालों ने ठीक ऐसा ही किया। मैं रोती रही पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं अभी 18 साल तक की भी नहीं हुई थी, पर मुझे इतना कुछ सहन करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप ने भी कभी मेरी खैरियत तक पूछने नहीं आए। उन्होंने ये भी नहीं जाना कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। इसीलिए मैंने फिर वहाँ से निकलकर अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाना ठीक समझा। आखिर मैं किस मुंह से जाती? लेकिन मैं हार नहीं मानी थी। मैंने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया और वहीं पर मेरी मुलाकात कांता ताई से हुई। और जब उन्होंने मुझे एक माँ की तरह दुलारा और मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वही मुझे अपने एनजीओ में लेकर आईं और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे पैरों पर खड़ा किया। मैं उनके साथ उनके एनजीओ में हाथ बटाने लगी और वह इस दुनिया से जाते जाते इस एनजीओ की जिम्मेदारी मुझे दे गईं। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और छोटा सा मकान उस सुनसान जगह पर बना लिया। अब मैं वहाँ 3-4 साल से रह रही हूँ और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। और आसपास के लोग मुझे भूत ही समझते हैं, क्योंकि मैं उस सुनसान इलाके में अकेली ही रहती हूँ। इतना कहते कहते दामिनी ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगी, ये है मेरी दर्द भरी कहानी। मैं मन ही मन सोचने लगा, इतनी कम उम्र में इस लड़की ने कितने दर्दनाक मंजरों को झेला है और अपने ऊपर कितने सारे घावों को सहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर गोली से मार देना चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं, वह कलंक हैं समाज पर। तुमने आज तक इन लोगों के खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? दामिनी मेरी तरफ मासूमियत से देख कर कहने लगी, रहने दीजिए इन सब बातों को, शायद ये मेरी किस्मत में ही लिखा था। मैंने कहा, किस्मत कुछ नहीं होती, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही करना चाहिए। चलिए, पहले आपके साथ जो भी हुआ, लेकिन अब तो आपकी किस्मत बदल सकती है ना। अब तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब आप दूसरों को इंसाफ दिला सकती हैं तो खुद को भी तो दिला सकती थी। दामिनी कहने लगी, लेकिन अब ये बात बहुत पहले की हो चुकी है और मेरे पास इन सब बातों का कोई भी सबूत नहीं। और फिर कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे तो मुझ पर ही पड़ेंगे। मैं एक बार फिर से अपने उस डरावने अतीत को अब नहीं जीना चाहती हूँ। मैं इससे पहले कि दामिनी से आगे कुछ और कहता, तभी उसने मुझे बीच में रोक दिया। वो कहने लगी, अब तो आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं ना, तो प्लीज़ आप मंजरी को लेकर उसके गांव चले जाइए। मैंने उससे कहा कि लेकिन मुझे इस सब में ये समझ नहीं आया कि तुम्हारे अतीत का मंजरी के गांव जाने से आखिर क्या कनेक्शन है। तब मुझे दामिनी ने बताया कि दरअसल जो मंजरी का गांव है वही दामिनी का भी गांव है, जहां उसके माँ बाप रह रहे हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अब मुझे समझ आया था कि दामिनी उस गांव में क्यों नहीं जाना चाहती थी। सच्चाई जानने के बाद मैं खामोशी से मंजरी को अपने साथ लेकर उसके गांव की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में दामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत गुस्सा पनप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं कि इतने सालों बाद भी मैं दामिनी को इंसाफ दिला सकूं। इसी बीच मंजरी मुझे धन्यवाद कहने लगी और फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद जो भी बातें मंजरी मुझे बताती चली गई, उन सबको सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कानों में लावा उतर रहा है। मैं मंजरी के गांव पहुंच चुका था और हम दोनों वहां से वापस भी लौट आए थे। 3 घंटे के बाद मैं दामिनी को लेने उसके घर पहुंच गया। वह मुझे बार बार पूछ रही थी कि मैं उसे कहाँ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वह बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? वो कहने लगी कि आप वो पहले इंसान हैं जो मेरे दोस्त बने हैं। इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने रोक दी। दामिनी ये देखकर दंग रह गई थी कि मैं भला उसे पुलिस स्टेशन लेकर क्यों आया हूँ। और जैसे ही मैंने उसे पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने इतने सालों बाद उसका वह मुजरिम खड़ा था जिसने उसकी ज़िंदगी में वह काला पन्ना जोड़ दिया था, जिसके बाद उस पर एक के बाद एक जुल्म होते गए
और उसकी ज़िंदगी दर्द और तकलीफ़ों से भर गई थी। दामिनी तुरंत ही उस आदमी को देखकर पीछे की तरफ पलटी, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर दामिनी को रोक लिया। मैंने कहा, सबको इंसाफ दिलाने वाली को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। मेरी इस बात पर दामिनी कहने लगी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। मैंने दामिनी से कहा, लेकिन मेरे पास है। मेरी इस बात पर दामिनी मुझे हैरानी से देखने लगी। इसके बाद मंजरी ने थानेदार साहब के सामने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि मैं इस आदमी की बेटी हूँ और ये आदमी हमारे गांव में राशन, गल्ले और मिठाई की दुकान चलाता था। मैं उस दिन दुकान में चोरी चुपके से कुछ टॉफ़ियाँ निकाल कर अंदर गोदाम में बैठकर चुपचाप खाने लगी थी। मुझे लगा कि अगर मेरे पिता ने मुझे देख लिया तो वह मुझे बहुत पीटेंगे, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद गोदाम में एक हलचल सी हुई। मैं जब बोरी के पीछे से चुपके से देखा तो मैं दंग रह गई। मेरे पिता एक लड़की के साथ बहुत गलत कर रहे थे। वह लड़की बेचारी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मेरे पिता तो उस वक्त हैवान बने हुए थे। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई थी और उसी दिन से मुझे अपने पिता से नफरत हो गई थी। लेकिन हद से ज़्यादा डर की वजह से मैंने कभी ये बात किसी को भी नहीं बताई, अपने जहन में ही रखी। और वह लड़की और कोई नहीं थी, वह दामिनी दीदी ही थी। ये बात मुझे अभी तक पता नहीं थी, लेकिन जब अनुराग भैया ने मुझे ये बात बताई तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं दामिनी दीदी को इंसाफ दिलाकर रहूँगी, और इसीलिए आज मैं ये बयान दे रही हूँ। इसके बाद की पूरी कहानी हमने इंस्पेक्टर साहब को बता दी थी। मंजरी के बयान के आधार पर मंजरी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दामिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज शायद उसके दिल का बोझ कुछ तो हल्का हुआ था। शायद मैं उसको हल्का कर पाया था। इसके बाद मैं उसे और मंजरी को उसके गांव लेकर गया और वहां सारे गांव वालों के सामने इंस्पेक्टर साहब ने पूरी सच्चाई खोल कर रख दी। मैं चाहता था कि दामिनी के दामन पर लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाए और उसकी बेगुनाही सभी गांव वालों के सामने आ जाए। जो गांव वाले बीते समय में दामिनी को डायन की नज़र से देखते थे, आज वह सभी दामिनी से माफ़ी मांग रहे थे। दामिनी के माँ बाप भी फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने लाख मिन्नतें की कि दामिनी उनके पास वापस लौट आए, लेकिन दामिनी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना यही था कि उसके माँ बाप ने भी उसके साथ वही किया जो इस समाज ने किया था। उन्होंने भी अपनी बेटी पर वही जुल्म ढाया था जो इस वहसी समाज ने उठाया था। और इतने सालों तक उन्होंने कभी भी जब अपनी बेटी की कोई खोज खबर नहीं ली और उसे मरा हुआ समझ लिया, तो आज भी उनके लिए ये दामिनी मरी हुई ही है। इधर मंजरी के पिता को सजा हो चुकी थी और मंजरी अपनी माँ को भी शहर में ले आई थी और दामिनी के एनजीओ में वह उसका बहुत अच्छे से हाथ बटा रही थी। फिर एक दिन सही मौका देखकर मैं दामिनी को अपने साथ अपने घर ले गया। मेरे छोटे से परिवार को हंसता खिलखिलाता देखकर दामिनी की आंखों में आंसू आने लगे, जिस पर मेरी माँ ने उससे कहा, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें घर की याद आ गई? दामिनी ने कहा, अपनों का साथ जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन वह तो इतना कह करके रुक गई थी। फिर मेरी माँ ने कहा, तो हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और ये तुम्हारी छोटी बहन के समान। दामिनी कहने लगी, लेकिन आप मेरे बारे में नहीं जानती। मेरे बारे में जानने के बाद आप भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। मेरी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानती हूँ और मैं तुमसे नफरत नहीं बल्कि बहुत प्यार करती हूँ बेटा, और तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये हमारे समाज के रहने वाले लोगों की बुरी सोच है और तुम तो समाज के लिए एक मिसाल हो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आज न जाने कितनी ही औरतों की उम्मीद हो। मैंने भी सही मौका देखकर दामिनी से कहा, तो क्या आप इस परिवार को अपनाएंगी? वह मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, क्या आप मेरी माँ की बहू बनेंगी? मेरा इतना कहना था कि दामिनी ने माँ को मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया। माँ ने दामिनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे अपने बेटे की पसंद पर नाज है। जल्द ही मेरी और दामिनी की शादी हो गई और आज वह अपने अतीत को भुलाकर मेरे साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है
और हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में न जाने कितनी ही दामिनी हैं जिनके बारे में कभी किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती और उनकी जीवन लीला तक समाप्त कर दी जाती है। एक औरत सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती है और अगर उसे इज्जत और मान सम्मान मिलता है तो वह अपना सारा जीवन अपने परिवार की सेवा में लगा देती है। अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बाद भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वह दर्जा कभी नहीं मिलता जिसकी वह हकदार हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।